इसमें सबसे पहले इसका जो है वो एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़े से। ठीक है, ये आपके आर्टरीज हैं, ये आपके वेन्स आ गए। ठीक है, ये आपका पूरा एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये वो है। ठीक है, रीनल आर्टरी से ये आर्टरी आ रही है, ये आपका बोमन्स कैप्सूल सारा आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर ये एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू अंदर इसके एक ये पूरा कैपिलरीज का एक गुच्छा सा बन जाता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका एफरेंट आर्टीरियोल आ गया, जो ग्रीन एरो जहां पे पॉइंट कर रहा है, इससे आपका ब्लड जो है वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो मूव करता है। ठीक है, और उसके बाद इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू आगे चला जाता है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को मजीद डिटेल में थोड़ा सा आगे देखो तो ये आपका ये वेन्यूल आ गया। ठीक है, ये आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, जो ग्रीन एरोज जितने भी आपके वो शो कर रहा है। ठीक है, ये उसने आपका जो है वो नेफ्रॉन शो कर रहा है आपका। ये जो आपका सी शेप्ड होता है आपका, ये आपका बोमन्स कैप्सूल होता है। यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अमल जो होता है वो जारी होता है। ठीक है, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया, ये आपका लूप ऑफ एनले में डिसेंडिंग लिम या थिन लिम। ठीक है, और ये असेंडिंग लिम या थिक लिम भी इसको कहते होते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को लूप ऑफ एनले। और ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है आपका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनले, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये अल्टीमेटली जाकर आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो होता है वो फॉल करता है आपका। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन आ जाती है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो बातें ये तुम लोगों को बताएं ना, वो गौर से सुनना। मैं इसकी जो आवाज है वो ओपन कर रहा हूँ। Here we go. There are three processes that are involved in the formation of urine. The first process is glomerular filtration, which is the separation of smaller substances in the plasma, such as glucose, amino acids, ions, and water, from larger substances in the plasma, such as platelets, white blood cells, red blood cells, and proteins. The second process is tubular reabsorption. Tubular reabsorption is the movement of substances from the tubules of the nephron into the peritubular capillaries. And finally, the last process of urine formation is tubular secretion. Tubular secretion is the movement of substances from the peritubular capillaries into the tubules of the nephron. ये तीन प्रोसेसेस उसने यहाँ पे तुम लोगों को बताए हैं। ये बेसिकली आपके तीन स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहले आती है आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो आपके ग्लोमेरुलस के अंदर बोमन्स कैप्सूल के अंदर होती है। आपकी काफी सारी चीजें अंडर हाई प्रेशर जो होती हैं वो मूव करती हैं इनटू द नेफ्रॉन। ठीक है, जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द आयंस होते हैं आपके। ठीक है, वाटर की एक बहुत हैवी क्वांटिटी होती है, तकरीबन सारा ही होता है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप के अंदर आपकी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो आपने तकरीबन जितने भी आपके जो सब्सटेंसेस प्लाज्मा के अंदर फिर रहे थे, सिवाय ये आपके प्लेटलेट स्टेटर और आरबीसीज के, उनको आपने रीअब्जॉर्ब कर लिया अपने ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड है, वाटर बहुत ज्यादा जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है। और फाइनल स्टेज के ऊपर जो चीजें आपके पास बॉडी में प्लाज्मा के अंदर एक्सेस में मौजूद होती हैं वो आप सिक्रीट कर देते हो इनटू दिस नेफ्रॉन, इनटू योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और अल्टीमेटली वो जाकर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो होता है वो फॉर्म उसको ज्वाइन कर लेता है। The peritubular capillaries into the tubule occurs at the renal corpuscle. Here, substances are delivered to the nephron via the afferent arteriole
and into the glomerulus. Smaller substances easily diffuse across the membrane of Bowman's capsule, leaving behind larger substances in the glomerulus, which will eventually be moved into the efferent arteriole. The smaller substances in Bowman's capsule is now called the filtrate, and will move through the kidney tubules. Depending on the body's needs, these substances can be reabsorbed or added to be eliminated as waste. After Bowman's capsule, the filtrate moves into the proximal convoluted. यहाँ पर अब ये उसने बता दिया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर आपकी जो मेजर क्वांटिटी है वाटर की, आपके आयंस की, वो सब की सब जो है वो नेफ्रॉन के अंदर जो है वो फिल्ट्रेट होकर पहुंच चुकी है. अब आपको जो रिक्वायरमेंट आपकी है, वाटर हो गया, आयंस हो गए, वो यहाँ पीसीटी के अंदर या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो वापस आपके ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी. इस अमल को ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं. Taking a closer look at the proximal convoluted tubule, we see that substances such as water, glucose, amino acids, ions, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आपकी रीअब्सॉर्ब हो रही हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसमें मोस्टली वाटर है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम और क्लोराइड आयंस. ठीक है, such as sodium and chloride, are reabsorbed back into the body via the paratubular capillaries. From the proximal convoluted tubule, substances then move into this U-shaped structure called the loop of Henle. And there are two parts to the loop of Henle. There's the descending limb and the ascending limb. Taking a closer look at the descending limb of the loop of Henle, we notice that there is further tubular reabsorption of water. And in the ascending limb of the loop of Henle, we see further tubular reabsorption of sodium and chloride ions. After the loop of Henle, the remaining substances enter the distal convoluted tubule. In the distal convoluted tubule, we see the tubular secretion of ammonia, hydrogen ions, potassium ions. यहाँ पर आपके जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके अंदर आपकी रीअब्सॉर्प्शन, जो आपकी सिक्रीशन हो रही है वो अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस जो कि एक्सेसिव है, पोटेशियम आयंस जो कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा रिलीज होंगे तो वो फिर डिस्टर्बेंस आपके आयनिक बैलेंस में आएगी, और ड्रग्स जो आपने जितने भी एक्सोजेनसली आपने लिए होते हैं वो सारे के सारे. And drugs. And finally, after the distal convoluted tubule, the substance is now called urine enters the collecting duct. अच्छा, ठहर. And at the collecting duct, we see the last of tubular reabsorption of water. अब ये टोटल आपका नेफ्रॉन के अंदर जो आपका यूरिन फॉर्मेशन है वो सारी इसने यहाँ पर दिखाई हुई है. माइंड यू, ये तमाम वो कह लो कि स्टेट्स हैं जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट्स समझी जाती हैं. इसमें अभी तक हमने किसी ड्रग की कोई बात नहीं की. यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड के अंदर वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम और क्लोराइड, ज्यादातर ये चीजें जो होती हैं वो रीअब्सॉर्ब होती हैं. ठीक है, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें वाटर की रीअब्सॉर्प्शन, और असेंडिंग वाले के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो दोबारा से आपके रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. जहां तक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ताल्लुक है तो उसके अंदर ट्यूबुलर सिक्रीशन का अमल जो होता है वो होता है, और उसके अंदर आपके ज्यादातर जो ड्रग्स आपने लिए होते हैं, पोटेशियम आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, अमोनिया की या एक्वस अमोनिया की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है. ठीक है, बिकॉज अमोनिया भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है. और अल्टीमेटली ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर आपके वाटर की जो है वो रीअब्सॉर्प्शन हो रही है. सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, ये सारे स्टेप्स, ये सारी चीजें याद रख लेना इसलिए क्योंकि जितने भी ड्रग्स अभी डायूरेसिस में हमने पढ़ने हैं ना, वो सब के सब तुम लोगों के यहाँ पर काम आएंगे. ठीक है, चलो जी. ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन.
सबसे पहले तो ये देख लो कि हाइपरटेंशन है क्या, ठीक है। पहले एक, अब आई डोंट नो आजकल वो डेफिनेशन यूजफुल है या नहीं है, या यूज होती है या नहीं होती, लेकिन पहले किसी टाइम पर ये डेफिनेशन लिखवाई जाती थी या याद करवाई जाती थी कि जी अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उसका 90, दो या दो से ज्यादा ओकेजन्स के ऊपर आता है विदाउट एनी स्ट्रेस, तो उस बंदे को हम जो है वो हाइपरटेंसिव लेबल कर देते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन बेसिकली होती क्या है, ब्लड प्रेशर है क्या चीज? ब्लड प्रेशर सिंपली जो आपके आर्टीरियल वॉल्स हैं, उन वॉल्स के ऊपर जो आपका ब्लड जो है जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, नॉर्मल प्रेशर जो एग्जर्ट करता है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन उसी ब्लड प्रेशर का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट से ऊपर चले जाना, उसको कहते हैं, ठीक है। और अब जो रिवाइज्ड डेफिनेशन है ब्लड प्रेशर की, उसमें ये चीज याद रख लीजिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 130, ठीक है, और डायस्टोलिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ये 2017 के अंदर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया था, ठीक है। इसलिए अब अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 130 बाय सिस्टोलिक 130 जाता है अगर आपका विदाउट एनी रीजन, तो इसका मतलब है कि यू हैव स्टार्टेड डेवलपिंग हाइपरटेंशन, ठीक है। और अगर आपका डायस्टोलिक जो होता है दैट्स 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और अगर उससे ऊपर चला जाता है तो फिर इसका मतलब है कि दिस इज हाइपरटेंशन, ठीक हो गया। दिस इज द न्यू डेफिनेशन। आई हैव अ लिटिल कंसर्न विद दिस थिंग, ये वाली जो है, मतलब अगर 80 मिलीमीटर तो स्टिल इट्स कंसिडर्ड इक्वल। आई थिंक ये इक्वल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या चीज होती है? वो हाइपरटेंशन जिसकी कोई अपेरेंट कॉज ना हो, ठीक है, इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बी कहते हैं इसको। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन जिसकी के कोई ना कोई आपको कॉज मिल जाए, या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉज बाय अ डायग्नोजेबल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर किसी की आयोटिक कोआक्टेशन है, या फॉर एग्जांपल उसका कोई एड्रीनल ट्यूमर है, जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा की बात हम कर चुके हैं, आर्टीरियल स्टेनोसिस है, या फिर उसको वैसे ही किसी की को बात के ऊपर कोई लड़ाई हुई है, कोई फैमिली में मसला हो गया, गुस्सा आ गया, तो उसका बीपी जो है वो शूट कर गया 160 पे सिस्टोलिक चला गया, तो दैट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो जिसकी कोई अपेरेंट आपको कोई वजह नहीं मिल रही, इनमें से कोई भी उसकी वजह नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ भी नहीं हुआ, इट्स जस्ट कि उस बंदे का ब्लड प्रेशर रहता ही हाई है, दैट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। मलिग्नेंट हाइपरटेंशन या आपकी जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है, इट्स बेसिकली एन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ सिवियर हाइपरटेंशन, ठीक है। और ये हाइपरटेंशन इतनी तेजी से मतलब ब्लड प्रेशर इसमें ऊपर जाता है और इतने शॉर्ट इंटरवल में ऊपर जाता है कि उसमें आपके जो ऑर्गन्स हैं, एंड ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल आपका लिवर है, आपका किडनीज हैं, इनके अंदर आईज हैं, इनके अंदर आपका जो है वो परमानेंट डैमेज होने का खतरा होता है, ठीक है। इसमें जो आपके सिम्टम्स आते हैं उसमें ज्यादातर आपके गुर्दों के ऊपर असरात आते हैं, ठीक है। एंसेफलोपैथी, रेटिनल हेमरेजेस, ये आपको बहुत क्लियरली आपको नजर आते हैं। या फिर अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जी किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो उसको स्ट्रोक हो गई, स्ट्रोक से मतलब उसका जो है वो हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज, ठीक है, हेमरेजिक। सो दिस इज malignant हाइपरटेंशन। ये टर्म्स हैं, याद रख लेना, ये अक्सर पूछ लेते होते हैं, आगे चल के तुम लोगों के काम आएंगी ये। अच्छा, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, उसमें सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आज हमने पढ़नी है, दैट्स डाययूरेटिक्स। इसीलिए याद रखें कि डाययूरेटिक्स आपको इसके अलावा भी काम आएंगे। मेरा मशवरा यही है कि इसको एक जगह से अच्छे तगड़े तुम लोग पढ़ लो। बाकी ड्रग्स के ऊपर भी हम एक एक लेक्चर इसके ऊपर इंशाल्लाह होगा, लेकिन आज जो है वो हम जरा तसल्ली से बात करेंगे डायरेटिक्स के ऊपर। ड्रग्स जो किडनी के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, एंड दे हैव इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, रीनल डिजीजेस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स।
नेज वो तमाम डिसऑर्डर्स, वो तमाम मसले जहां पर आपके किडनीज इन्वॉल्व होते हैं ब्लड वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करने में, ये चीज याद रखिएगा, उनके अंदर आपके डायूरेटिक्स काम करते हैं उन एरियाज के अंदर, और डायूरेटिक का काम भी यही होता है। जो वर्ड है डायूरेटिक, दिस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम डायूरिसिस, ऐसा ड्रग या ऐसा सब्सटेंस जो डायूरिसिस करवाता हो। डायूरिसिस इज बेसिकली यूरिन करवाना या यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना, ठीक है। जब यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो आपका सोडियम और वाटर जो है वो लूज होता है। इनको लूज करने से और कंजर्व करने से आप बॉडी के अंदर डिफरेंट जो होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर बाय रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम थ्रू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब अगर आपका यूरिन ज्यादा लूज हो गया हुआ है ड्यू टू वट एवर रीजन, जिस तरह तुम लोगों को अगर याद हो, तुम लोगों ने शायद पढ़ा हो हाइपर ऑस्मोटिक नॉन कीटोटिक जो होता है आपका डायबिटीज के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो कोमा होता है उसके अंदर ये होता है। इसके अलावा जो आपका टाइप 1 के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, उसमें यूरिन की ज्यादती की वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन होती है, उसमें भी यही मसला होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा कि डायूरेटिक्स वो तमाम ड्रग्स जो कि आपके यूरिन की प्रोडक्शन और उसकी वॉल्यूम को ज़्यादा करके आपका सोडियम और वाटर होम्योस्टेसिस को इन्फ्लुएंस करती हैं, और उससे आपके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। रीनल में, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के अंदर खास तौर पर ये बहुत है। डायूरेटिक्स की बात हो रही है तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स, ठीक है। ड्रग्स दैट मॉडिफाई सॉल्ट एक्सक्रीशन, ठीक है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा आपका सोडियम क्लोराइड, ये दो आयंस हैं आपके। अदर देन दैट आपका पोटेशियम भी अक्सर केसेस के अंदर जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्लासिकल वो आपके डायूरेटिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके ऊपर कुछ डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं, कुछ आपके थिन असेंडिंग लिम्ब के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, लूप डायरेटिक्स यहाँ पर। कुछ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये तमाम वो डायूरेटिक्स हैं जो किडनी में स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर एक्ट करते हैं, क्योंकि किडनी के जो नेफ्रॉन है उसमें हर एक पोर्शन का एक अलग फंक्शन है, हर एक पोर्शन का एक अलग काम है। उन सब के लिए ये स्पेसिफिक डायूरेटिक्स हैं। कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा लोकेशंस के ऊपर भी एक्ट करते हैं, ठीक है। और आपका जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, दैट्स द वन एंड ओनली डायूरेटिक जिसको हम, जिसकी जो प्रोटोटाइप है दैट्स मैनिटोल, ठीक है। दिस इज बेसिकली in fact mostly it deals with water reabsorption और उसकी जो एक्सक्रीशन होती है। बाकी जो ADH के डेस्मोप्रेसिन और कॉन्विप्टान है, इसके ऊपर हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, नाउ स्टार्टिंग विद द डायूरेटिक्स। अब अपने ज़हन में ना जो नेफ्रॉन है वो प्लीज लेकर आओ, ठीक है। दिस इज योर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। ये आपका जो ग्लोमेरुलस था, बोमेंस कैप्सूल इनिशियल हिस्सा वो है। उसके बाद ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो क्या रहा है? सोडियम क्लोराइड, बाइकार्ब, पोटेशियम, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये आपका एक पोर्शन हमने काटा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का, ठीक है। उसका एक सेक्शन ले लिया, ये ब्रश बॉर्डर है सेल्स का, ठीक है। यहां से ये तमाम चीजें जो है वो बॉडी के अंदर वापस, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का अमल जो है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और जो चीजें यहाँ से एक्सक्रीट होंगी थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसमें हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बेसिस हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपका जो 65% जो आपका सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्ब है, पोटेशियम है, अमाइनो एसिड्स वगैरह, वो सब के सब आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो होते हैं वो रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक मेजर पोर्शन आपका रीअब्सॉर्प्शन का होता है, ठीक हो गया। ये चीज ज़हन में रखिएगा। इस चीज के ऊपर जो आपका एक्ट करने वाला डायूरेटिक है
उसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम से पता लग रहा है एंजाइम है, और इसको इनहिबिट जो चीज करती है, इसका एक्शन जो नहीं होने देती, उसको नेचुरली हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहेंगे। ठीक है, एसिटाजोलामाइड इसका मेन प्रोटोटाइप है, आगे चलकर हम यही टर्म यूज करेंगे एसिटाजोलामाइड। अब ये एक्ट किस तरह करता है? बाय इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। समझ आती है, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, कहां पर? ब्रश बॉर्डर और साइटोप्लाज्म के ऊपर। इस चीज को अभी नहीं पढ़ना, इधर देखो कार्बोनिक, ये देखो ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक पोर्शन है। ठीक है, इस साइड पर आपका इंटरस्टिशियम है, ये आपका ब्लड है। ठीक है, इस साइड पर आपका जो है वो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो यूरिन है ये अल्टीमेटली फॉर्म होकर आगे जा रहा है। ठीक है, ये आपके पीसीटी के सेल्स हैं, ये ब्रश बॉर्डर के ऊपर जो है वो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है एंजाइम वो लगा हुआ है। CA इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है वो इसको एक्ट नहीं करने देगा। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। ठीक हो गया, होगा क्या? इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्रश बॉर्डर और एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, अब एक चीज याद रखो कि जो आपका बाइकार्ब है, ठीक है, HCO3, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली आपके इसके अंदर जो है वो पीसीटी के सेल के अंदर जो है, और पीसीटी के सेल से थ्रू जो है वो इंटरस्टिशियम के अंदर पास नहीं कर सकता ये। ठीक है, इसीलिए ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, और इस कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने वाला होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर होती है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर ऑलरेडी H2O मौजूद होता है। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन दोनों को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जब इनएक्टिव करता है तो इन द फर्स्ट प्लेस बाइकार्बोनेट और ये सारा जो मसला होता है, सारा अमल जो होता है वो नहीं, उसकी फॉर्मेशन बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है? बाइकार्बोनेट डाइयूरेसिस होता है। ये HCO3 जो है इसने एज इट इज यूरिन में चले जाना है, जाया हो जाना है, इसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना है इसने। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, इसी साइड के ऊपर जा रहा हूँ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके पीसीटी के ब्रश बॉर्डर्स और साइटोप्लाज्म के अलावा भी दूसरे टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है, और इसका बहुत अहम रोल है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, और एक्वस के अंदर भी ये इसका रोल मौजूद है। अदर देन दैट, एसिटाजोलामाइड याद रखिएगा इन तमाम टिश्यूज के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है। एक दफा फिर इसकी देख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Bicarb cannot enter the proximal convoluted tubule and into the interstitium directly. ठीक है, उसके लिए ये कार्बोनिक एसिड की शक्ल इख्तियार कर जाता है हाइड्रोजन आयन की वजह से। ठीक है, इस कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करवाना होता है इनटू H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के साथ एंटर करती है इनटू द पीसीटी, और अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये चीज ना बने इसके लिए हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करवा देते हैं। ठीक हो गया। मेजर रीनल इफेक्ट इज बाइकार्बोनेट डायूरेसिस, ये याद रखिएगा। अदर देन दैट, बाइकार्बोनेट की जो एक्वस ह्यूमर के अंदर सिक्रीशन होती है सिलरी एपिथेलियम के अंदर, और CSF जो कि कोरोइड प्लेक्सस बनाता है, अगर आप किसी बंदे को एसिटाजोलामाइड दे रहे हैं तो वहां पर भी इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि इसमें किसी को कोई मसला नहीं आया होगा। अभी हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, और वहां पर हमने बात की थी कि ये तमाम चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, ये बाइकार्ब भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। इस बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने डायूरेसिस के अंदर आपको
बाइकार्ब जो है उसकी अमाउंट ज्यादा चाहिए तो आप उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डायूरेटिक देंगे उसको, ठीक है। अदर देन दैट ये गुर्दों के अलावा एक्वस्यूमर और सीएसएफ के अंदर भी आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिलेगा आपको। कहाँ कहाँ यूज होता है जी ये? एक तो अक्यूट ग्लोकोमा के अंदर, अभी हमने बात की कि सीएसएफ और आपका जो एक्वस्यूमर है उसकी प्रोडक्शन को भी ये कम करता है, इसलिए अक्यूट ग्लोकोमा के अंदर। माउंटेन सिकनेस के अंदर भी यूज हो सकता है फॉर प्रिवेंशन, लेकिन आई वोंट से कि दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। अदर देन दैट अगर एडीमा बहुत ज्यादा है और आपको वो एडीमा रिड्यूस करना है थ्रू डायूरेसिस, तो आप एसिटाजोलामाइड जो है वो आप देते हैं, ठीक है। लेकिन वो एडीमा जिसके अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी बॉडी के अंदर चल रहा हो, ठीक हो गया। ये देखो, ये आपका नेफ्रॉन आ गया, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आपका एसिटाजोलामाइड एक्ट कर रहा है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब, ठीक है। इट्स अ वीक डायूरेटिक कंपेयर टू द अदर डायूरेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लूप ऑफ हेनले के ऊपर। लूप ऑफ हेनले की हमने बात की थी कि उसके अंदर दो आपके मेन पोर्शंस होते हैं, एक होता है जी थिन डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक उसका जो थिक असेंडिंग उसका लिम्ब होता है। जो आपका थिन असेंडिंग जो आपका थिन डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसके अंदर मेनली आपका वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है थ्रू ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन जो आपका असेंडिंग पोर्शन है उसके अंदर जो चीज ज्यादा रीअब्सॉर्ब होती है दैट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस, बाइकार्ब एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और इसके अंदर तकरीबन आपका जो 25% ऑफ जो रीअब्सॉर्ब आपका ये पोर्शन है आयंस का वो थ्रू थिक असेंडिंग लूप होता है, 65% यहां से था। इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करती है दैट्स लूप डायूरेटिक, नाम से पता लग रहा है लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करेगी, लूप डायूरेटिक है। और इसके अंदर जो आपका मेन प्रोटोटाइप है दैट्स फ्रूसेमाइड, ठीक है। फ्रूसेमाइड मार्केट के अंदर इस नाम से अवेलेबल है और ये बहुत कॉमन ड्रग है, आपने अक्सर देखी होगी घरों के अंदर। जिस किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कभी कोई कार्डियक इशू हुआ हो तो उसके वहाँ जो मेडिसिन की रेजीम होती है उसमें यूजुअली लैसेक्स जो होती है वो दी जाती है। अदर देन दैट ये इंजेक्टेबल इंजेक्शन की शक्ल में भी आती है, ब्राउन कलर के टीके होते हैं इमरजेंसी के अंदर, कभी आप देखिएगा वहां पर ये पड़े होते हैं, लैसेक्स 20 mg 40 mg। ये क्या काम करता है? इनहिबिट्स द को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ये देखो, ये आपका एक थिन डिसेंडिंग लिम्ब का आपका एक सेल है, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह मियां ने ना एक को ट्रांसपोर्टर लगाया हुआ, ठीक है, जो कि सोडियम, दो क्लोराइड के आयन और पोटेशियम आयन, ठीक है। ये आपका एक नॉर्मल सिचुएशन है आपकी सारी, ये ड्रग वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता दूं, मैंने एक फिजियोलॉजी किताब से डायग्राम उठाई है मैंने। ये आपका ट्यूबुलर ल्यूमन है, ठीक है, जहां पर आपका यूरिन पास कर रहा है। ये आपका रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ये आपका रीनल सेल्स है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये को ट्रांसपोर्टर क्या करता है, इसने यूरिन के अंदर से सोडियम, दो क्लोराइड के आयन और एक पोटेशियम का आयन जो है ये इसने अंदर खींचना होता है, ठीक है, नॉर्मल हालात के अंदर। लेकिन अगर आपने यहाँ पर फ्रूसेमाइड दे दिया है तो दिस विल इनहिबिट द को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ये देखो, लूप डायरेटिक्स, फ्रूसेमाइड, एथाक्रिनिक एसिड, ब्यूमेटानाइड, ये क्या कर रहे हैं, ये इसको, ये नेगेटिव का साइन है, ये इसको इनहिबिट कर रहे हैं, इसको काम नहीं करने दे रहे, ठीक हो गया। लूप डायरेटिक्स कंपैरेटिवली शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ठीक है, और इनका जो है वो 3 से 4 घंटे के अंदर जो है वो असर आ जाता है, विच इज वाई दे वेरी यूजफुल इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। याद रखिएगा अगर आपने एक फुल डोज दी है तो मैसिव सोडियम क्लोराइड इसकी वजह से जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाना है। हमने शुरू में बात की थी कि पिछली साइड पर जा रहा हूं,
ने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि ये सॉल्ट एक्सक्रीशन करवाने में लूप डायरेटिक भी मुलव्वस है। ठीक है, वापस आ जाओ उस स्लाइड के ऊपर जहां से हमने छोड़ा था, ये देखो। यानी कि जब ये आपका सोडियम और क्लोराइड जब रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसने यूरिन के थ्रू निकल कर उसने बाहर ही चले जाना उसने। ठीक है, और अगर आपके टिश्यूज की हालत अच्छी है और वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छी है और जनरल हेल्थ उनकी जो है वो बेहतर है, तो आपका जितना एडीमा है वो बहुत रैपिडली जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये अक्सर कभी तुम लोगों को इत्तेफाक हो तो देखना, जिन मरीजों के फेफड़ों में पानी या चेस्ट कैविटी में जो ये मसला शुरू हो जाता है, इसका अल्लाह आपका भला करे, जो होती है ये pneumothorax और हाइड्रो pneumothorax, it's air in the thorax, जो आपका ये हो जाता है, यार मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग दी जाती है और ये काफी इफेक्टिवली उसको जो है वो डिक्रीज कर देती है उसको। प्लूरल एफ्यूजन मुझे याद आ गया, प्लूरल एफ्यूजन के अंदर, ठीक है, मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो उसके बाबा जी थे कुछ 60-70 साल के, और उनका एक्सरे जब मैंने देखा तो एक साइड उनके लंग्स की ना तकरीबन सारी ही जो थी वो एक्सरे के ऊपर ऑब्लिटरेट हुई हुई थी। तो मैंने उनको बड़ा अग्रेसिवली जो था वो 20 mg लेसेक्स के मैंने 2 शॉट उनको लगवाए। तो 5 से 10 मिनट के अंदर ना उनकी सांस बेहतर होना शुरू हो गई, लेकिन वो थोड़ा अग्रेसिव ट्रीटमेंट ज़्यादा था, तो ये हुआ कि उनको थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गए थे उसके बाद ही। ठीक है, एक और चीज़ जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि जब आप इस सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को जब आप इनहिबिट कर देते हैं ना, तो आपका ये जो रीनल ल्यूमेन के अंदर जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज जब आपका खत्म होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। नंबर एक, याद रखिएगा कि एडिमेटस स्टेट्स जितनी भी है ना, ठीक है, जहां जहां पर आपकी बॉडी में एडिमा है, ये उन सबको बहुत तेजी से और बहुत इफेक्टिवली निकालता है उनको। हार्ट फेलियर, ठीक है, असाइटीज क्या होता है, आपके जो एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, वहां पर आपका जो एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, पल्मोनरी एडिमा के अंदर बहुत तेजी के साथ पानी निकालता है ये। ठीक है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उसमें फ्लूइड वॉल्यूम रिड्यूस करवा कर डायरेटिक्स जो होते हैं वो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करते हैं। ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने एक बाल्टी है, टब है, उसके अंदर 20 लीटर पानी है और वो प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है बाल्टी के अंदर, ठीक है, अगर आप उस 20 लीटर को 18 लीटर कर दोगे या 17 लीटर कर दोगे तो नेचुरली उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अंदर भी जो डायरेटिक्स हैं वो यही काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक उसने अनकॉमन सी एप्लीकेशन जो आपके लिखी हुई है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सवेयर हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, ये जो सवेयर हाइपरकैल्सीमिया होता है ना जी, दिस इज ड्यू टू दिस लॉस ऑफ ल्यूमेन पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया होता क्या है, जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार जो होती है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये करते हो कि आप फ्रूसेमाइड तो साथ में देते ही हो, आप साथ ही साथ जो आपका फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको आप रिप्लेनिश करने के लिए उसको आप पारेंट्रली थ्रू आईवी रूट जो होता है आप उसको रिप्लेस भी करते रहते हो बाकी के आयंस और वाटर जो होता है। ठीक है, तो ये मेजर इसकी जो 2 यूजेस हैं वो याद रखिएगा कि एडिमेटस स्टेट्स के लिए और हाइपरटेंशन के लिए आप इसको जो है वो यूज करते हैं। ये देखो, ये ग्रीन एरो उड़ता हुआ आया, ब्यूमेटाइड, फ्रूसेमाइड, टॉर्सिमाइड, एथरपेनिक एसिड, ये तमाम आपके जो हैं वो लूप डायरेटिक्स हैं। ठीक है, इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इससे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर की रिटेंशन होती है। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली जो है आपका ये डाययूरेसिस होता है। याद रखिएगा ये सबसे अग्रेसिव और सबसे जो इफेक्टिव हैं आपके डाययूरेटिक्स में से वो ये हैं। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ टुडे, और बाकी जो उसके बाद डायरेटिक्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी जो होता है उसमें ये चीज याद रखना, ये देखो, ये आपका इनिशियल पोर्शन है आपका, या अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल है,
इसके अंदर भी आपका सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो आपका रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है। 65% तो आप प्रॉक्सिमल में कर चुके हो, रिमेनिंग आपकी 25% जो थी वो आपके इसके अंदर लूप ऑफ हेनले के अंदर जो है वो हो चुकी हुई है, जो आपका असेंडिंग लिम है। तो ज्यादा आपके पास पीछे रह नहीं गया। तो उसके अंदर भी आपने जो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल है और जो लेट डिस्टल है ट्यूब्यूल, उसके अंदर आपने मोस्टली सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ठीक है, वो आपने जो है वो आपने रीअब्सॉर्ब करना होता है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो आपके चीजें जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं या जो रीअब्सॉर्ब हो रही हैं आपके, ठीक है, उसमें आपका हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने वाले जो डायूरेटिक होते हैं ना जी, उसको आप थायजाइड डायूरेटिक कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एक बड़ी मशहूर प्रोटोटाइप है। और ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जिन लोगों के घरों में ऐसे लोग हैं जो है वो क्या काम करता है, इनहिबिट सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्पेसिफिकली इन द अर्ली सेगमेंट ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये देखो, याद रखिएगा, थायजाइड डायरेटिक्स डायरेक्टली आपके सोडियम क्लोराइड को जो है वो हिट करते हैं, और यही वजह है कि ये आपके जो थायजाइड डायरेटिक्स हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं उनके कॉम्बिनेशन में अक्सर दिए जाते हैं। अगर तुम लोगों में से किसी को आइडिया हो इस चीज का, तो किसी के घर में अगर कोई पेशेंट है ऐसा ब्लड प्रेशर वाला जो कि ये मेडिसिन यूज करता है, तो उसके अंदर अक्सर साथ में लिखा होता है कि जी साथ में इसके डायरेटिक भी होता है। फॉर एग्जांपल आपके जो आती है ये आती है कोडावैन आती है, को इजी डे आती है, जिसके साथ को लिखा होता है ना, उसके अंदर मोस्टली आपके डायरेटिक्स जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन के साथ उनने अंदर दिए होते हैं, आपके कॉम्बिनेशन में होते हैं ये, ठीक है। आजकल तो अब ऐसी भी दवाइयां आ रही हैं जिसके अंदर दो दो तीन तीन चार चार सॉल्ट जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना कि ये ओरल रूट से ज्यादातर दी जाती है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 आवर्स से ज्यादा होता है, 6 to 12 आवर। 4 आवर्स आपके लूप डायरेटिक्स का था, ठीक है। और सिर्फ क्लोरोथायजाइड ही है जो वाहिद आप उसको पैरेंटरली या IVIM दे सकते हो, बाकी सब आप जो है वो ओरल रूट से देते हो, ठीक है। जिस तरह हमने पहले बात की कि इसका मकसद जो होता है वो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको इनहिबिट करना, उसके ट्रांसपोर्ट को। ये देखो, ये आपका ल्यूमन है और ये आपका इंटरस्टिशियल एरिया आपका रीनल सेल्स वाला। यहाँ पर ये एक को ट्रांसपोर्टर कह लो, ठीक है, या ट्रांसपोर्टर कह लो। इससे सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन करनी है इसने नॉर्मल हालात के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपने थायजाइड डायरेटिक दिया है तो उससे मॉडरेट, याद रखना ये मॉडरेट है, बट सस्टेन्ड, एक मुसलसल चलता रहने वाला सोडियम और क्लोराइड आयन का डायूरेसिस होगा। ये एरोज की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ हो जाएगी, और अल्टीमेटली सोडियम और क्लोराइड जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते चले जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही आपका सोडियम जो है उसकी रिडक्शन होती है, तो उससे आपका जो सोडियम कैल्शियम जो आपका एक्सचेंज है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है कि जो आपकी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और यूरिन के अंदर जो आपका कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाता है, विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ लूप डायरेटिक्स। इसी साइड के ऊपर जा रहा हूँ। हमने कहा था कि यहाँ पर हमने इसको हाइपरकैल्सीमिया के इलाज में हमने लूप डायरेटिक्स दिए थे, ठीक है, कि कैल्शियम जो है उसको कम करें। लेकिन ये जो आपके थायजाइड वाले हैं, ये कैल्शियम आपका यूरिन के अंदर डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। आपके कैल्शियम की कंजर्वेशन हो जाती है। याद रखिएगा, थायजाइड डायरेटिक्स आपके ब्लड प्रेशर जिस तरह बाकी के डायरेटिक्स हैं उनकी तरह ये भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और जो मैक्सिमम इसका जो ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट आता है ना, वो उसकी डोज बहुत कम होती है कंपेयर टू आपके मैक्सिमल जो आपके दूसरे डायरेटिक्स के जो डोजेज होते हैं, ठीक है। क्लिनिकली कहाँ पे यूज होता है, जिस तरह शुरू टाइम से मैं कहता आ रहा हूँ कि आपका जो हाइपरटेंशन है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है आपका, ठीक है। ऐसी कंडीशंस, ऐसी स्टेट्स जहां पर बॉडी के अंदर एडिमा हो जाए, ठीक है, हार्ट फेलियर उसमें से एक है, उसने
जो है वो लूप डायरेटिक्स जो होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इनका एक्शन जो होता है, अभी जिस तरह हमने ये स्लाइड में पढ़ा था कि द एक्शन इज सस्टेन्ड एंड मॉडरेट। ठीक है, ये कहाँ गया, ये देखो, मॉडरेट बट सस्टेन्ड सोडियम एंड क्लोराइड डायूरेसिस। ठीक है, ओल्ड एज में या आपने ओपीडी सेटिंग के अंदर या होम कंट्रोल के अंदर जो है वो आप कभी भी जो है वो इतना अग्रेसिवली आप उसको कम नहीं करते। इनका फायदा ये होता है कि ये स्लोली बट ग्रेजुअली एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम ये आपका सोडियम और क्लोराइड का डायूरेसिस जो है वो करवाते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि रीनल कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन जो होती है उसको भी आप इससे जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, और दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ये thiazides and thiazide-like diuretics. Reabsorption of sodium and chloride distal convoluted tubule में नहीं होने देनी, और हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे कॉमन ड्रग जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि ये ओरली इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, और ये आप होम सेटिंग में मरीज को जो है वो घर पर दे सकते हैं कि घर पर टैबलेट की शक्ल में जो है वो इसको खा सकते। ऑप्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, जिसको हम इन शॉर्ट CCT भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो नेफ्रॉन है इसका यूं समझ लीजिए कि एज इफ दिस इज द लास्ट पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अल्टीमेटली जाकर जो है वो मिल रहा है। ये आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट या कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसको कह लीजिए, उसके अंदर जो आपकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर ADH लिखा हुआ है। ठीक है, इट मींस कि ADH डिपेंडेंट है ये। ठीक है, अलोंग विद वाटर और जो आपका यूरिया है वो। ठीक है, ये सारा कुछ जो है आपका बायकार्ब, ये सारा कुछ आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी की कंडीशन है क्या। ठीक है, यूरिया के बारे में शायद तुम लोगों को थोड़ी सी कंसर्न हो रही हो कि जी यहाँ पे आपने यूरिया लिख दिया, यूरिया तो बाहर जाना चाहिए। तो याद रखिएगा कि एज सच यूरिया ऑन इट्स ओन बॉडी के अंदर अगर फिरता रहता है तो उसका कोई डेट्रीमेंटल या उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यूरिया एक स्पेसिफिक अमाउंट से जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए और बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाए कि बंदे के सिम्टम्स जो हैं वो आने शुरू हो जाए। ठीक हो गया? याद रखिएगा, मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट्स एक्टिवली रीअब्सॉर्ब सोडियम, सिक्रीट हाइड्रोजन आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है उसको वापस यूरिन के अंदर लेके जाएगा, एंड इज परमिएबल टू यूरिया व्हिच इज अल्टीमेटली रीअब्सॉर्ब। ठीक है, इन द ट्यूबुलर सेगमेंट्स। ये इसकी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इसकी एक अपीयरेंस है, ये इसका एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इसका एक काम है जो हो रहा है। ठीक है, अब जो डायूरेटिक इसके ऊपर काम करती है दैट इज नोन एज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, ये जो क्लास ऑफ डायूरेटिक्स है, ये नाम से पता लग रहा है कि पोटेशियम स्पेयरिंग, यानी कि पोटेशियम को ये छोड़ देती हैं। ठीक है, अगर आपने पीछे स्लाइड्स में अगर आप जाकर देखो तो सबके अंदर जो है वो पोटेशियम जो होता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। यहाँ थायजाइड में देख लें आप। ठीक है, इसके बाद इससे पहले हमने पढ़ा था, ये देखो, ये आपके जो लूप डायरेटिक्स हैं फ्लूसेमाइड वगैरह, उसके अंदर भी पोटेशियम जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, लूप डायरेटिक्स। उससे पहले जो हमने एसिटाजोलामाइड पढ़े थे, ठीक है, उसके अंदर भी जो है आपका इनडायरेक्टली पोटेशियम आयन जो है वो आपका इन्वॉल्व हो रहा है। इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं आपके जितने भी पिछली क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, हमने 3 पढ़े हैं, लूप डायरेटिक्स, ठीक है, थायजाइड डायरेटिक्स, इन सब के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं पोटेशियम जो है वो लूज हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक क्लास ऑफ ड्रग्स है इसको हम कहते हैं कि दीज आर पोटेशियम स्पेयरिंग। ठीक है, इसमें जो आपके प्रोटोटाइप्स आते हैं उसमें स्पाइरोनोलेक्टोन बहुत मशहूर ड्रग है ये। ठीक है, और एप्लेरिनोन ये भी इसकी प्रोटोटाइप है, लेकिन ज्यादातर जो है वो स्पाइरोनोलेक्टोन के नाम से जो है वो पोटेशियम स्पेयरिंग जो है वो डायरेटिक्स माने जाते हैं। ठीक है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप में से किसी ने देखा हो, स्पायरोमाइड एक गोली होती है, बड़ी मशहूर है, आम काफी इस्तेमाल होती है ये, दैट इज प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए। ये एक्ट करते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट के तौर पर ऑफ एल्डोस्टेरॉन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन क्या है? इट्स बेसिकली अ हार्मोन। ठीक है, और ये आपके वाटर और जो उसकी यूरिन फॉर्मेशन है, वाटरी एब्जॉर्प्शन है, उसके अंदर इसका बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, इसीलिए इसको एंटागनिस्ट के तौर पर काम करता है। अब ये करता किस तरह से है कि बाय कंबाइनिंग विद एंड ब्लॉकिंग द इंट्रासेलुलर एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर। ठीक है, ये आपके जेनेटिक लेवल के ऊपर जाकर जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, सोडियम क्लियरेंस बढ़ा देता है। क्लियरेंस मींस कि ये सोडियम की जो रिमूवल है थ्रू यूरिन उसको इंक्रीज कर देता है, और साथ ही साथ पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन जो है उसको ये डिक्रीज कर देता है। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये ENAC, दिस इज द सोडियम एपिथेलियल आयन चैनल। ठीक है, या एपिथेलियल सोडियम चैनल, ये एपिथेलियम के ऊपर मौजूद है। सोडियम जो है उसने आपके रीअब्जॉर्ब होकर इसके अंदर वापस आना होता है इन योर ट्यूब्यूल, और अल्टीमेटली वो जाकर फिर इंटरस्टिशियम के अंदर जो होता है वो मूव कर जाता है विद द एक्सचेंज ऑफ ATP। ठीक है, ये एल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर है, ये जो कैपिटल R लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसने क्या करना है, इसने इस जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, ठीक है, या और साथ ही साथ ये एपिथेलियल सोडियम चैनल जो है इनको ये एक्टिवेट करवाता है। ठीक हो गया। जब आप ये देते हो स्पाइरोनोलेक्टोन देते हो तो आपका जो ये रिसेप्टर है, ठीक है, इसके ऊपर एज एन एंटागनिस्ट इसने एक्ट करना। ठीक है, और जब ये एक्ट नहीं करेगा रिसेप्टर, ये ब्लॉक होगा, तो फिर आपका जो एपिथेलियल सोडियम चैनल है, ठीक है, ये भी बंद होगा। ठीक है, और साथ में आपका जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्सचेंज हो रहा है वो भी आपका डिक्रीज कर जाएगा, या आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, सोडियम क्लियरेंस इंक्रीज होगी और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इन शॉर्ट, आपका जो पोटेशियम का लेवल है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए अगर इसकी ज्यादती हो जाए तो इट कैन कॉज हाइपरकैलिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये थोड़ा सा स्पेलिंग के अंदर गलती है, दिस इज हाइपरकैलिमिक। हाइपरकैलिमिक मींस के पोटेशियम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाइपरकैलिमिया। और अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए होगा बिकॉज इस साथ में हाइड्रोजन आयन जो है उसको भी कंजर्व कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्पाइरोनोलेक्टोन वर्क्स। क्लिनिकल यूजेस इसके, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि पोटेशियम को इसने कंजर्व करना है, पोटेशियम बॉडी से कम ये नहीं होने देगा। इसीलिए ऐसी बीमारियां जिनके अंदर पोटेशियम वेस्टिंग या पोटेशियम लूज होता है, क्रॉनिक थेरेपी हो रही है, कोई काफी लंबे अरसे से कोई बीमारी चल रही है, ठीक है, और उनको आप लूप डायरेटिक्स, थायराइड डायरेटिक्स जब आप देते हो तो वो काम नहीं करते, तो इन ड्रग्स को वो रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, पहली यूज। दूसरी यूज, किसी बंदे के अंदर अगर एल्डोस्टेरोनिज्म है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप स्पाइरोनोलेक्टोन दे सकते हो ताकि उसके अंदर पोटेशियम की कंजर्वेशन जो है वो हो जाए। ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोनिज्म सॉरी एल्डोस्टेरोनिज्म जो है दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के मरीजों के अंदर अक्सर पोटेशियम आयन की जो है वो कमी होती है, इसीलिए उनको स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो दिया जा सकता है। इसका मैकेनिज्म गो के इतने अच्छी तरह से अभी तक कोई इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सका, लेकिन इट हैज गॉट सम वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड यूजेस इन पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका जो पोटेशियम स्पेयरिंग इफेक्ट है उसका सबसे बड़ा जो असर आता है दैट इज हाइपरकैलिमिया। जब पोटेशियम की अमाउंट, पोटेशियम आयन की अमाउंट जो है वो बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो इट इज गोइंग टू कॉज मल्टीपल इश्यूज। ये देखिए, स्पाइरोनोलेक्टोन, अमाइलोराइड, इसके और भी एक दो और ड्रग्स के इसके प्रोटोटाइप्स हैं। ठीक है, ये आपके डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर एक्ट करते हैं। ठीक हो गया, एक्ट एज एन एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। ठीक है, और ये क्या करवाते हैं, जो एल्डोस्टेरोन के थ्रू
सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और पोटेशियम की सिक्रीशन हो रही है, उसको ये बंद करवा देते हैं, ठीक है। और कुछ जो इसमें से होते हैं, दे आल्सो ब्लॉक द सोडियम चैनल, स्पेसिफिकली अमाइलोराइड जो है, ठीक हो गया। इन शॉर्ट दीज एजेंट्स कैन प्रिवेंट लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस, जो कि आपका थायजाइड और आपके लूप डायरेटिक्स में बड़ा सिग्निफिकेंटली हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए इनकी खासियत ही यही है बाकियों की निस्बत कि ये आपका पोटेशियम जो है उसको कंजर्व करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। लास्ट जो डायरेटिक्स हैं, जो आपके सॉल्ट और आपके जो स्पेसिफिक जो आपके आयंस हैं उनकी ऊपर एक्ट करते हैं, उनकी कंजर्वेशन या उनकी सिक्रीशन के ऊपर एक्ट करते हैं, वो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे मशहूर जो है आपका प्रोटोटाइप, दैट्स मैनिटोल, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, इनका मैकेनिज्म जो होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। क्यों? ये आपके जो ग्लोमेरुलस है वहां पर हमने पढ़ा था इनिशियली कि काफी सारी चीजें, आपका वाटर हो गया, आपके आयंस हो गए, वो काफी सारी चीजें जो हैं वो ग्लोमेरुलस के थ्रू जो हैं वो आपके रीनल उसके अंदर ट्यूब्यूल के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है और यूरिन उस तरह का बनाया जाता है कि जो चीजें बॉडी के अंदर एक्सेस में हैं उनको आप एक्सक्रीट आउट कर दें, ठीक है। साथ ही साथ जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है ना जी, ठीक है ना, दे रिमेन इनसाइड द ल्यूमेन एंड दे होल्ड वाटर, ठीक है। यानी कि ये पानी जो है ना, जब वो ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर ये पानी को भी अपने साथ खींच लेते हैं ऑस्मोसिस की वजह से, और वहां से फिर पानी को वो यूरिन के अंदर आगे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। वो पानी वहां से लूज नहीं होने देते। इनका जो मेन साइट ऑफ एक्शन है जी, दैट्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। पीसीटी के ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। साथ ही साथ ये एक और चीज करवाता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहां पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इसने कम करवा देना है, ठीक है। नाम से याद रखिएगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, यानी कि ये थ्रू ऑस्मोसिस जो है अपना काम कर रहा है, ठीक है। और ऑस्मोसिस के जरिए ही इसने पानी को जो है अपने ल्यूमन में रखना होता है पकड़ के, और पानी को ये वापस जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो यूरिन की क्वांटिटी है, जो यूरिन का वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है और उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो सबसे ज्यादा थ्रू ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। इसके इफेक्ट्स में सबसे बड़ा इफेक्ट, जैसे मैंने पहले कहा था, कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो होता है वो ये बढ़ा देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी की मिकदार सबसे ज्यादा जो ज्यादा करता है वो ये आपका ऑस्मोटिक डायरेटिक है, ठीक हो गया। साथ ही साथ सोडियम एक्सक्रीशन जो होती है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। थर्ड थिंग इज कि मैनिटोल जिस काम के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इट इज टू रिड्यूस ब्रेन वॉल्यूम एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ब्रेन वॉल्यूम ये जो टर्म है ये थोड़ी सी मैं इससे एग्री नहीं करता, इसका मतलब है कि ये दिमाग आपका सुखाड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत सारी बीमारियों के अंदर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई क्रेनियल मेलिग्नेंसी हो सकती है, या कोई मेनिंजाइटिस हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है। उसको रिड्यूस करना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, और आपके पास ड्यू टू सर्टन रीजंस आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसको टैप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस सूरत हाल में आप मैनिटोल देते हैं, जो कि जाकर एज एन ऑस्मोटिक डायरेटिक एक्ट करता है और आपका आईसीपी जो है वो कम कर देता है। थ्रू ऑस्मोसिस ये टिश्यूज के अंदर से जो है वो पानी खींच लेता है और फिर उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। सिमिलरली आई के अंदर भी ये आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर डिक्रीज करने के बहुत हद तक काम आता है। एक्वस ह्यूमर की जो अमाउंट है उसको ये डिक्रीज करता है थ्रू ऑस्मोसिस, और अल्टीमेटली ये जो है वो आई में से ये भी पानी जो है वो निकाल लेता है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये सिर्फ पीसीटी के अंदर ही इसका जो है वो एक्शन नहीं है ऑस्मोटिक डायरेटिक का, ये दूसरे टिश्यूज के अंदर भी कुछ हद तक इफेक्टिव होता है, चूंकि ये ऑस्मोसिस के थ्रू एक्ट करता है। हमने बहुत शुरू में एक चीज पढ़ी थी कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक वो वाहिद डायूरेटिक है जो ना सिर्फ आपके सॉल्ट एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करता है, बल्कि आपकी वाटर एक्सक्रीशन जो है उसको भी ये काफी हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसको हमने दोनों कैटेगरीज के अंदर जो था वो डिवाइड किया हुआ था हमने, ठीक है।
Coming back to osmotic diuretics, क्लिनिकल यूजेस में याद रखिएगा कि ये यूरिन की हाई अमाउंट को मेंटेन करने के काम आता है, ठीक है, स्पेशली उन पेशेंट्स के अंदर जहाँ पर रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कम है और खुदा न खास्ता रीनल फेलियर के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं, या फिर पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सल्यूट ओवरलोड, जहाँ पर सवेयर हेमोलिसिस की वजह से, सवेयर आरबीसी ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो ये ओवरलोड होता है, वहाँ पर भी आप ये चीज़ दे सकते हैं, ठीक हो गया। इंट्राओक्यूलर प्रेशर की बात की थी, ग्लूकोमा रिडक्शन के अंदर ये एक्ट करता है, साथ ही साथ हमने ये भी कह चुके हैं कि इंट्राक्रीनल प्रेशर जो है उसको भी ये रिड्यूस करवाने के काफ़ी हद तक काम आता है, ठीक हो गया। ये आपका जनाब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है और यहाँ पर इसने एक्ट करना है, ठीक है। एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लो, देख लो कि पीसीटी के ऊपर हमने बात की थी कि आपके एसिटाजोलामाइड या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं किस तरह से, बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि लूप ऑफ हेनले के ऊपर, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स के ऊपर आपके सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं। ये आपके जो डायरेटिक्स हैं इस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करवाते हैं, जिससे कि सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है वो आपके ह्यूमन के अंदर मूव कर जाता है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ डायरेटिक्स। थायजाइड की हमने बात की थी, थायजाइड आपके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और ये आपका जो ओरल ट्रीटमेंट होता है आपका हाइपरटेंसिव्स के, उसके अंदर भी ये फॉर्मूला जो है वो काफ़ी कॉमन है और बहुत ज़्यादा ये दिया जाता है। स्पाइरोनोलेक्टोन या पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स की हमने बात की थी, तो हमने ये कहा था कि एल्डोस्टेरोन मीडिएटेड रीअब्जॉर्प्शन जो होती है उसको ये काफ़ी हद तक टारगेट करता है, और सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम जो होती है, पोटेशियम आयंस की, उसको स्पेसिफिकली ये रोक देता है, क्योंकि इसकी सोडियम उसको ये ज़्यादा जो है वो यूरिन के अंदर रिलीज करवाता है। और फाइनली हमने कहा था ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक भी जो है वो आपके पीसीडी के ऊपर ज़्यादातर एक्ट करते हैं, और ये इनका काम होता है, ये यूरिन की वॉल्यूम बढ़ाते हैं क्योंकि डायरेक्टली वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस जो है वो यूरिन का हिस्सा बनाते हैं। लास्ट जो हमारा डायूरेटिक है दैट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। याद रखिएगा हमने अब तक जितने भी इससे पहले पढ़े हैं वो सारे ऐसे डायूरेटिक्स थे जो सॉल्ट को जो है वो यूरिन के अंदर उसको कमी पेशी करके यूरिन के अंदर जो है वो एक बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। वेयर एज द एडीएच और उसके एगनिस्ट और उसके जो एंटागनिस्ट होते हैं, एडीएच बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि इट्स अ हार्मोन, ठीक है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम से पता लग रहा है कि ये डायूरेसिस नहीं होने देता, लिहाजा इसका जो एगनिस्ट होगा उसका एक्शन यही होगा कि वो डायूरेसिस ना होने दे, और एंटागनिस्ट जो है वो आपका डायूरेसिस करवाता है, ठीक है। एडीएच एंड डेस्मोप्रेसिन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये एडीएच के एगनिस्ट आपको भी पता है। इसके अलावा एडीएच क्या करता क्या है कि इट फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, किस तरह से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, V2 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से, जो कि आगे चल के एडिनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं थ्रू GS प्रोटीन कपलिंग, ठीक है। जब इनकी कपलिंग और ये सारा कैंप से जो प्रोसेस जो इसका अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये वहाँ पर वाटर चैनल्स की इंसर्शन करवा देता है, जिसको हम एक्वापोरिन या AQP2 वाटर चैनल भी कहते हैं, ठीक है, इनटू द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये ल्यूमेन है जहाँ से यूरिन ने पास करना है, ये इंटरस्टिशियम है, ठीक है, और ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है या कलेक्टिंग डक्ट है आपका, ठीक हो गया। यहाँ पर ये ADH जो है वो आकर अटैच हो रहा है, ठीक है। ये ADH के रिसेप्टर्स हैं, हमने अभी बात की कि V2 रिसेप्टर्स के ऊपर इसने आकर जो है वो अटैच करना है, और G प्रोटीन कपलिंग के थ्रू या GS प्रोटीन कपलिंग के थ्रू दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू एक्टिवेट साइक्लिक एडिनोमोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये जो है ये आपके वाटर चैनल्स जो है वो उनको स्टैब्लिश करता है। ये देखो AQP2 इज अ वाटर चैनल, एक्वापोरिन इज अ वाटर चैनल, तो ये आपका जो वाटर है उसको
रीअब्सॉर्ब कर रहा है, कंजर्व कर रहा है, और यहाँ पर भी ये वापस इंटरस्टिशियम के अंदर लेकर जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ADH एगनिस्ट दे देते हैं तो उसका एक्शन वही होगा जो ADH का सारा ये सिलसिला हो रहा है। इन केस अगर हम ADH एंटागनिस्ट देते हैं, उसी साइड के ऊपर वापस जा रहा हूं, तो नेचुरली आपका जो एक्शन है वो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एगनिस्ट क्या काम करते हैं और एंटागनिस्ट क्या काम करते हैं? ADH और डेस्मोप्रेसिन जो होते हैं, ठीक है, दे रिड्यूस द यूरिन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये पानी रीअब्सॉर्ब करवा रहे हैं एक्वापोरिन AQP2 चैनल के थ्रू। ठीक है, सॉरी ये देखो, रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक डिजीज होती है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी वाले बच्चे गौर से मेरी बात सुने। डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट योर स्टैंडर्ड जो आपको टिपिकल रोजमर्रा की डायबिटीज होती है, उसमें ये वो वाली डायबिटीज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली आपका जो है वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन और उसका लॉस होता है। इस सूरत हाल के अंदर जब पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस हो तो उसके अंदर याद रखिएगा कि पानी जो होता है वो जरूरत से ज़्यादा ही लूज हो रहा होता है थ्रू यूरिन। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, डिहाइड्रेशन रोकने के लिए डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर हम ADH एगनिस्ट या ADH या डेस्मोप्रेसिन जो है वो देते हैं। ठीक है, एंटागनिस्ट किस सूरत हाल में दिया जाता है? नाम से पता लग रहा है कि ADH का जो एंटागनिस्ट है, दिस इज गोइंग टू अपोज द एक्शन ऑफ ADH। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक हो गया, जब आपने एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एंटेगनाइज कर दिया, उसी डायग्राम के ऊपर मैं वापस आ रहा हूँ, तो ये जो सारे हमने वाटर चैनल बनाए थे पानी को कंजर्व करने के लिए, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, इनके बंद होने से क्या होगा कि आपका जो ये जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है ये कम हो जाएगी, वाटर यूरिन के थ्रू ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन या SIADH जिसको हम कहते हैं, उससे हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप पानी लूज करेंगे, आप साथ में सोडियम को भी आप लूज करेंगे। सोडियम को लूज करेंगे, अल्टीमेटली बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। इसको हम सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन भी कहते हैं कि ADH उसके अंदर है वो जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है, उस जरूरत से ज्यादा रिलीज को काउंटर करने के लिए हम ADH का एंटागनिस्ट दे देते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। डायूरेटिक्स बहुत जरूरी हैं। ANS अपना पढ़ लो, ANS पढ़ने के बाद डायूरेटिक्स प्लीज अपने तसल्ली से बैठ के पढ़ना। डायूरेटिक्स बहुत जगहों के ऊपर जो है वो काम आएंगे तुम लोगों के। आज अटेंडेंस माशाल्लाह कहे बगैर आ गई है, वेरी गुड। अपने अपने रोल नंबर्स प्लीज जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। ANS के लिए मैंने कहा था, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि ये जो है सर हमें बता दें किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो यार उसमें एक चीज याद रखो कि एक तो आपको जो उसका चैप्टर 1 है जो ANS की, जिसमें बिल्कुल उसमें बेसिक उसने अंडरस्टैंडिंग आपको समझाई हुई है, रिसेप्टर क्या होता है, कहाँ पे होता है, किधर होता है, एक तो वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा जो आपके एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, जिसमें अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस और यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, जो टेबल्स हैं आपके कि डोपामीन के रिसेप्टर्स कहाँ पर हैं, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, इसके अलावा मस्करीनिक रिसेप्टर किधर होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर किधर होता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कैजंग के तमाम टेबल्स जो हैं वो आपको रट्टे होने चाहिए। एपिनेफ्रीन रिवर्सल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एज सच पूरा प्रॉफ में आता है वो। और इस तरह की ये मल्टीपल ऐसी छोटी छोटी हैं चीज़ें जो कि तुम लोगों को जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। ANS भी अपना तगड़ा करना, अच्छा करना। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गार्डजंग से पढ़ना, क्योंकि गार्डजंग के अंदर जो है वो बहुत टू द पॉइंट बात लिखी हुई है, फजूल बहस नहीं कर रहा वो। ठीक है, लिपिन से पढ़ने जाओगे, लिपिन में उसने एक एक चीज को जो है वो तसल्ली से बताया हुआ है कि जी यो हिमबिन क्या करती है, फिर उसके अलावा आपका प्रोप्रानॉल क्या करता है, टीनोलोल से क्या करता है। ये चीजें आपको जो है वो टाइम लेती हैं आपका, इसलिए जस्ट स्टिक टू कैटजंग। बाकी टेस्ट का जो टाइम वगैरह है वो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा शाम तक, नहीं तो कल तक इंशाल्लाह मैं लाजमी आपको भेज दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छी तैयारी करना। ANS लगता मुश्किल है लेकिन इतना होता नहीं है। ठीक है,
गुड लक और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। एक बच्ची का इंटरनेट का इशू आ रहा था, उसने मुझे कहा था कि मेरी लीव लगा दीजिएगा, प्रोबेबली दैट वाज फातिमा। तो अगर फातिमा नो है, सर, रिमशा। हाँ सॉरी, रिमशा, रिमशा थी एग्जैक्टली। 302 है या 303 है उनका रोल नंबर? सर 303। 303, ठीक हो गया बेटे। सीआर प्लीज आप उनकी जो है वो लीव लगा दीजिएगा, मैं इधर भी जो है वो यहाँ पे अटेंडेंस पे लीव करता हूँ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपना बहुत ख्याल रखें और गुड लक विद द टेस्ट। अल्लाह हाफिज।